हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं और वो जो पैसिव इनकम बनाने के लिए अच्छे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो का रेफरेंस लिया गया है द फाल्कन बुक से। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को टॉपिक 1 के साथ। आप 3 तरह से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसे कमाए, लेकिन कभी कभी यह इतना मुश्किल हो जाता है कि इसे समझ नहीं पाते। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी इसमें झोंक देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी भी दे देते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने 2011 में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 3 इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। उसमें से एक उनका मनपसंद इन्वेस्टमेंट भी है। सबसे पहले आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर कॉर्पोरेट कंपनी किसी को देती है और बाद में उसे ब्याज के साथ वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ सकता है, जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने भी जितने % पर ब्याज लगाया था उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद आता है अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जिसमें आप एक उम्मीद से सोना खरीदते हैं ताकि आप कुछ समय के बाद ज्यादा दाम पर उसे बेच सके, लेकिन इससे आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा और जब तक आप उन चीज के साथ रहेंगे तब तक तो आपको कुछ भी नहीं देगी। इससे आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे बेचोगे। बफे के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रोडक्टिव एसेट्स का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर या फिर ऐसे रिटेल एसेट जिसमें आप किराए पर दे सके। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको आपके % शेयर के हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पर दे देते हैं तो आपको उसके किराए के फायदे मिलते रहेंगे और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते, या दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता और यह सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। टॉपिक 2, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट पाइप्स निकले हुए हैं। आपको यह नहीं पता कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना छोड़ना होगा और जो उसके अंदर हो रहा है उसके बारे में समझना होगा। इनपुट पाइप का मतलब है वो लाइन जिससे पैसे कंपनी के अंदर आता है। इसमें आता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी वो पैसा जो कंपनी अपने सामान बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने नए शेयर्स को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है उसे स्टॉक डाइल्यूशन हो जाता है और इसलिए आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसमें भी उनके पैसे आते हैं, उनका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप्स, यानी कि कंपनी में कहां से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी का खर्च आता है, जैसे कि स्टाफ की सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी का जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप्स को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आप देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा दिया जाता है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद शेयर बायबैक से सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद के अपने स्टॉक्स खरीद लेती है ताकि मार्केट में से कोई दूसरा उसे ना खरीद पाए। इनसे उनका डिविडेंड पर शेयर का भी अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेन अर्निंग पर ध्यान दीजिए, जो कि वो पैसा होता है जो कि कंपनी अपने बढ़ने के लिए वापस खुद पर लगा लेती है। टॉपिक 3, फाल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर कस्टम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनी की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उसके शेयर को बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। कस्टम इन्वेस्टमेंट में आप नंबर्स और डेटा पर ध्यान देते हैं, जिसमें आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते, जो कि पैसा खोने का आम जरिया होता है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला यह कि जब आप डेटा के हिसाब से कंपनी की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत से ऐसे कंपनी से होती है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होता, और जिस कंपनी के नाम से आप वाकिफ नहीं है उसमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। इस मेथड के हिसाब से चलने से आपके दूसरा नुकसान यह है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनी की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहना होता है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। इस समस्या से निकलने के लिए हम फाल्कन मेथड का इस्तेमाल करते हैं,
जिसे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते हैं या निकालते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसे लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उससे लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लायक होते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनीज पर भरोसा करते हैं और भावनाओं में बहकर उसमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसलिए फैल्कन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इस सारे फिल्टर्स को पास कर जाए वही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। टॉपिक 4, फैल्कन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनीज को पहचानते हैं। दोस्तों, आपको यह कैसे पता लगेगा कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं और इसमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसके फेरबदल ना किया जाए। आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल में अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसा दे रही है, उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसे छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच रहे हैं कि 20 साल तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 साल तक तो देख ही सकते हैं। सबसे पहले यह कि लंबे समय तक देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट में हालत खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, किस तरह की कंपनियों ने अपने डिविडेंड्स को पैसा दिया, यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा यह कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स को पैसा दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे प्यारी होती है। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनीज की एक लिस्ट बनाकर रखी है। उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया है। यह वो कंपनी है जिन्होंने पिछले 25 साल में अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसा दिया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहले यह कि हम S&P 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहे, जबकि हमारे पास बहुत से दूसरे ऑप्शंस हैं। और दूसरा है कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड्स को एक बराबर पैसा दे रही है तो उसे डिविडेंड्स एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड हम एक दूसरे तरीके से अपनाते हैं, जो कि सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी ने लंबे समय तक अपने डिविडेंड्स को पैसा दिया है। यह जरूरी नहीं कि अगर किसी कंपनीज का डिविडेंड्स रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छी कंपनी नहीं हो, लेकिन यह एक पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी है। टॉपिक 5, उन स्टॉक्स को खरीदिए जो कि अपने एवरेज दाम से सस्ती हो। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट से फायदा तब होगा जब आप स्टॉक को कम दाम में खरीदकर उसे ज्यादा दाम में बेचें। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है। उसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आपने उसे कम दाम में खरीदा है तो आप उसे ज्यादा दाम में बेच सकते हैं। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों से उतार चढ़ाव में एवरेज से कम हो। कीमत समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत उसके औसत कीमत से कम हो। यह तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता, जिससे वो काबू करने लगते हैं लालच और डर, यह दोनों चीजें जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट के दाम घटते या बढ़ते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है तो वो सब कुछ बेचकर भागने के बारे में सोचते हैं, और समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले लेता है। जब सब लोग डर के मारे निराश होकर स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमत कम होने लगती है और इस वक्त उसे खरीद कर आप फायदा में रह सकते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे होते हैं तो आप सब कुछ खरीद लीजिए, लेकिन ऐसा करना मतलब भीड़ के हिसाब से न चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। कभी कभी ठीक इसी का उलट भी होता है। जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं तो इस हालत में स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है, और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। टॉपिक 6, अच्छे स्टॉक्स को पहचानने के लिए उसके डिविडेंड, फ्री कैश फ्लो और फर्स्ट शेयरिंग होल्ड पैटर्न को आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अब आपके पास आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी है जो इस कंपनी में आपको पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो, फर्स्ट शेयरिंग होल्ड पैटर्न। डिविडेंड यील्ड का मतलब वो पैसा जो कि एक स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से पैदा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक कंपनी का डिविडेंड 100 रुपए में खरीदा है और वो अगले साल तक 10 रुपए देगी तो उसका डिविडेंड यील्ड 10% है। जब कंपनी अपने खर्चे के लिए काम भर का पैसा इस्तेमाल कर लेती है तो जो पैसा बच जाता है उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं।
यह हमें बचे हुए पैसे और मार्केट में स्टॉक की कीमत के संबंध के बारे में बताता है। इसे पता करने के लिए फ्री कैश फ्लो को पूरे शेयर के नंबर से डिवाइड कर दिया जाए। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपए का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर्स हैं, तो उसका फ्री कैश फ्लो यील्ड 5 रुपए प्रति शेयर हुआ। अंत में आता है एक कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड। इसका मतलब कि पैसे से होता है जो कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास शेयर बायबैक के जरिए बेचती है। जब एक कंपनी अपने शेयर को काबू करने के लिए ओपन मार्केट में खुद से अपने शेयर्स को खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। इससे उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वो कीमत भी बढ़ जाती है जो कि अपने डिविडेंड्स को भविष्य में देगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने 100 रुपए अपने डिविडेंड्स पर खर्च किए और 150 रुपए शेयर बायबैक पर। सबसे पहले इसे जोड़ दीजिए जिससे आपको 250 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए कि जो नए शेयर्स हैं उनकी कीमत 50 रुपए है और उसे इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 200 रुपए। इसके बाद उस कंपनी के सारे शेयर्स की कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपए है। 200 को 5000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.4 यानी 4%, जो कि उस कंपनी का फर्स्ट शेयरिंग होल्डर यील्ड है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें यह तीनों पार्ट ज्यादा हो। सिर्फ कुछ कंपनियां ही इन तीनों को पास कर पाती है और जो पास करती है वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होता है। टॉपिक 7, अलग अलग कंपनियों की तुलना करके उन्हें वेटेज दीजिए। वेटेज का मतलब नंबर्स में यह पता लगाना है कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आप उसके डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और दूसरी चीजों को नंबर देते हैं और फिर उसे परसेंट में निकालकर यह पता करते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसे समझने के लिए हम 2 कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डिंग यील्ड का पता करके उनका वेटेज निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर तीनों का वेटेज 33.33 है। आप अपने हिसाब से वेटेज तय कर सकते हैं, लेकिन उस वेटेज को जोड़ने पर 100% आना चाहिए। स्टॉक ए के लिए डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डिंग यील्ड 5, 7 और 10% है और बी के लिए यह 10, 5 और 12% है। अब यहाँ पर हर एक स्टॉक का वेटेज 33.3% यानी 33.33 है। आप स्टॉक के फाइनल स्कोर को उससे मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ दीजिए तो आपको उसका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में यह स्टॉक ए के लिए 10.6 है और बी के लिए 8.91। लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड्स पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डिंग यील्ड का इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हमने पहले ही कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ नए तरीकों की जरूरत होगी। इसके लिए फैल्कन मेथड में हम जॉर्डन रूल से मिलता है, लेकिन उससे बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके में आप स्टॉक के इस समय के डिविडेंड की तुलना उसके भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी से करते हैं। इसमें आप कंपनी के इस समय का स्टॉक डिविडेंड यील्ड को उसके पिछले 5 साल में होने वाले स्टॉक डिविडेंड यील्ड से बढ़ोतरी के साथ जोड़ देते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड 3% से ज्यादा है तो इस नंबर को 12 से ज्यादा होना चाहिए और अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से कम है तो इस नंबर को 15% से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 5 साल का समय लेना कुछ समस्या पैदा कर सकता है। हो सकता है कि कंपनी के 4 साल तक अपने डिविडेंड्स को अच्छे पैसा दिए हो लेकिन 5वें साल कम कर दिए हो। ऐसी हालत में आपको सही नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अलग अलग समय लीजिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल, 4 साल तक का समय और फिर इसके इस्तेमाल उसके हिसाब से वेटेज रैंकिंग कीजिए। टॉपिक 8, फैल्कन मेथड के अंत में आप अपना दिमाग लगाकर फैसला करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे जिनकी मदद से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को खराब इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं, वो सब कुछ नंबर्स के हिसाब से थे और उसमें कहीं भी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेहतर फैसले लेने हैं तो आपको कुछ और खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसके ROIC इंडिकेटर को ध्यान दीजिए। ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस पैसे से है जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। एक अच्छे इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि एक फर्म किस तरह से आपके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और यह पता लगाने के लिए ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह बताता है कि एक कंपनी कितने अच्छे से अपने फायदे को अपने इन्वेस्टर के साथ बांटती है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक स्टॉक का मतलब उन स्टॉक से है जिनकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। इसकी कीमत अचानक से ऊपर चढ़ जाती है और अचानक से गिर भी जाती है। हालांकि इसमें अगर आप गिरने पर अपना पैसा लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी मालामाल हो सकते हैं,
लेकिन इसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कब उसकी कीमत बिल्कुल कम हो चुकी है और कब इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय है। इसके अलावा फैल्कन मेथड के हिसाब से हम एक स्टॉक में लंबे समय तक पैसा लगाते हैं, न कि छोटे समय के लिए। जब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो आप ज्यादा फायदा कमाते हैं। ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल अंत में किया जाता है। इसे हमने 4 तरीके देखे जिसकी मदद से आप बेहतर स्टॉक्स को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हर इन्वेस्टमेंट मेथड की तरह फैल्कन मेथड में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फैल्कन पक्षी की तरह यह ज्यादा समय सही शिकार करती है और इसका निशाना बहुत कम चूकता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अब हम चलते हैं इसे कंक्लूजन की ओर। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उन कंपनी की अच्छी तरह से जांच कीजिए और उसके डिविडेंड्स पर शेयर, डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो और फर्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे नंबर्स के बारे में पता लगाना चाहिए। इस तरह से आप बेहतर कंपनी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर हमारे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।